अगर आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही प्लेस पर रहने के बावजूद वे सभी अलग-अलग वैल्यूज फॉलो करते हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज महिमा यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कवर कर रहे थे यूपीएससी जीएस पेपर 4 एथिक्स के टॉपिक्स और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। और आज हम पढ़ेंगे कि किसी पर्सन में वैल्यूज यानी मूल्यों का विकास कैसे होता है। वैल्यूज के इंटरनलाइजेशन या इनकलकेशन में फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या और कितना रोल प्ले करते हैं। सो आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन? तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रोल ऑफ फैमिली फर्स्ट। अभी अगर टाइम की बात करें तो किस समय परिवार का रोल रहता है? तो शुरुआत के 6 महीनों में तो ना के बराबर प्रभाव होता है किसी बच्चे पर परिवार का। स्टार्टिंग में बच्चे को यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ। फिर 6 महीने से 3 साल तक सिर्फ फैमिली का ही प्रभाव रहता है, क्योंकि बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, ज्यादा सोसाइटी के लोगों से कांटेक्ट नहीं है। तो 3 साल तक तो फैमिली का ही संपूर्ण प्रभाव है। फिर 3 साल के बाद बच्चा बाहर जाता है, स्कूल में भी लोगों से मिलता है। तो 3 से 12 साल तक स्कूल का भी प्रभाव होता है, लेकिन तब भी फैमिली का इम्पैक्ट सोसाइटी के इम्पैक्ट से ज्यादा होता है। तो 3 से 12 साल तक तो संपूर्ण प्रभाव नहीं, पर महत्वपूर्ण प्रभाव बच्चे के मूल्यों के ऊपर परिवार का ही होता है। और जनरली 6 साल तक के बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड शेप ले चुका होता है। नाउ 13 से 19 साल में बच्चा टीनेज में एंटर कर जाता है। ऐसे में वह काफी विद्रोही हो जाता है। इस समय दोस्तों का प्रभाव ज्यादा होता है, उसके फ्रेंड सर्कल से भी उसके वैल्यूज पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे गैंगेज कहते हैं। इस समय बच्चा अपने पीयर ग्रुप से काफी पीयर प्रेशर झेलता है, जो उसके एक्शंस में भी दिखता है। फिर 19 साल का वह पर्सन कॉलेज लाइफ में एंटर कर जाता है। अब इस समय तक आते आते उसके वैल्यूज लगभग बन चुके हैं, जिसमें जनरली चेंज नहीं आएगा। केवल रेयर कंडीशंस में ही कोई बिग चेंज देखने को मिले, लेकिन नॉर्मली अब इस व्यक्ति पर जिंदगी भर प्रभाव कम ही रहेगा। 21 साल के बाद वह जॉब वगैरह में बिजी रहता है, तो प्रोफेशनल लाइफ का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ तक आते आते फैमिली का प्रभाव काफी कम हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव केवल 12 वर्ष तक का था। Now, role of family also depends whether the child is in joint family or nuclear family. इसके अलावा एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड एंड फैमिली, ये फैक्टर्स भी किसी चाइल्ड के वैल्यू शेप करने में रोल प्ले करते हैं। फैमिली का रोल किसी बच्चे के जीवन में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और जॉन बॉल्बी ने भी कहा कि किसी पर्सन के क्रिमिनल बनने की संभावना ज्यादा है अगर उसको माँ का प्यार नहीं मिला। लैक ऑफ मैटरनल लव कैन लीड टू क्राइम। या फिर परिवार डिफंग था, या फादर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और अथॉरिटेटिव थे, तो फादर ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया, तो ऐसे में उसे हर अथॉरिटी से ही नफरत हो गई। सेम महात्मा गांधी ने भी कहा कि उनकी फिलॉसफी जिस बुक से ज्यादा प्रभावित है वह है गीता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन में उनकी माँ ने गीता के श्लोक उन्हें बार बार सुनाए थे, और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही माना। सो मैटरनल लव प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। नाउ मूविंग अहेड, आखिर फैमिली बच्चे को वैल्यू सिखाने के लिए तरीका कौन सा अपनाती है? सब अपने घर में बच्चों को नैतिक बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक तो डायरेक्ट वे, प्रत्यक्ष तरीका, जिसमें इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बच्चे को सही और गलत सिखाया जाता है। टोका टाकी करना गलत करने पर सीधे सीधे निर्देश देना कि झूठ नहीं बोलना, सिर्फ सच बोलना है, चोरी नहीं करनी, ये करो वो मत करो। लेकिन इससे बेहतर तरीका है दूसरा तरीका, इनडायरेक्ट वे या परोक्ष तरीका, आचरण से सिखाना। बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। पेरेंट्स या घर के लोग क्या कर रहे हैं, इसका बच्चे के वैल्यू सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। सेम जॉन बॉन्डुरा ने भी साबित किया। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा गलत रास्ते पर ना चले, गलत काम ना करे, तो पहले खुद को ठीक रास्ते पर चलना पड़ेगा। यदि बच्चे के आसपास के लोग गालियां दे रहे हैं और बच्चे से उम्मीद करें कि वह ना दे, तो ये तो गलत है ना। आप बच्चे से चाहते हैं कि बच्चा झूठ ना बोले, लेकिन आप खुद उसके सामने 4 बार झूठ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं वह बड़ा होकर स्मोकर और ड्रिंकर ना बने, लेकिन आप खुद उसके सामने स्मोक और ड्रिंक करते हैं।
तो ये तो गलत है ना। और इसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल यह कहता है कि बच्चे अपने परिवेश में चीजों को देखते देखते वैसा ही करने लगते हैं जैसा वे अपने परिवार में देखते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि फैमिली कौन से वैल्यूज सिखाती है। तो इसका आंसर है एक तो फाउंडेशनल वैल्यूज, आधारभूत मूल्य जैसे शेयरिंग, केयरिंग, रिस्पेक्ट। दूसरी बात, परिवार जो वैल्यू सिखाता है वो डिपेंड करता है कि उनकी खुद की फैमिली का वैल्यू सिस्टम कैसा है, अच्छा या बुरा। अगर फैमिली सिमेट्रिकल है, जेंडर इक्वालिटी है, माता और पिता का बराबर सम्मान है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अगर पिता कमाता है और माता घर का काम करती है और पिता फिर भी माता का सम्मान करता है, दे बोथ हैव इक्वल से इन द फैमिली डिसीजंस, तो बच्चों में भी जेंडर इक्वालिटी का मूल्य जाएगा। नहीं तो अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं है, एसिमेट्रिकल है, फादर इज द सुप्रीम अथॉरिटी, या फिर फैमिली में कम्युनल वैल्यूज हैं, रेसिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, तो बच्चे भी आमतौर पर वैसे ही बनेंगे, क्योंकि जब तक उन्हें समझ आएगा कि वैल्यूज हैं क्या, तब तक तो वैल्यूज डेवलप हो चुके होंगे और एक समय के बाद इन्हें चेंज करना लगभग मुश्किल है। नाउ हमने पढ़ा टाइम, वे और वैल्यूज। अब हम देखेंगे जो इम्पैक्ट है फैमिली का वो कैसा है। तो इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक होता है। इसलिए दुनिया में जितने भी बढ़िया इंसान हैं, यदि उनके बचपन को देखें तो यह पाएंगे कि उनके वैल्यू सिस्टम डेवलप करने में फैमिली का रोल अच्छा रहा। और यदि किसी व्यक्ति को बचपन ठीक से नहीं मिला और वह बुरा व्यक्ति बन गया, तो वह बुरा व्यक्ति इसलिए नहीं बना क्योंकि वह था, बल्कि उसे किसी अच्छे परिवार का साथ नहीं मिला। और जो व्यक्ति गरीब परिवार से आते हैं, जनरली आप पाएंगे कि वे अपराधी बनने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। एक कारण तो परिस्थितियां, जिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से वे अपराध करते हैं वो अमीर वर्ग के पास पहले से हैं, तो अमीर लोग क्यों भला चोरी डकैती करेंगे। लेकिन दूसरा जो कारण है वह है गरीबी और माता पिता की अनुपस्थिति। क्यों? क्योंकि गरीब घर की महिला किसी अमीर वर्ग के घर में काम वाली बाई बनकर काम करेगी। अब अमीर घरों में महिला को अपने बच्चे की परवरिश ठीक से करने के लिए डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे सके, बाकी चीजों पर फोकस कर सके। लेकिन ऐसे में गरीब घर का बच्चा बड़े होते होते छोटे मोटे अपराध करने लगेगा, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए ही रोटी कमाने जाती थी और अनुपस्थित थी, तो वह उसमें मूल्य ठीक से विकसित नहीं कर सकी। और वैल्यू से ज्यादा जरूरी तो खाना होता है ऑब्वियसली, राइट। तो रिच क्लास के बच्चे की अपराध करने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि उसके जीवन में दो दो माएं थी, जबकि गरीब बच्चे के बचपन में उसकी अपनी माँ उसके पास नहीं थी। और यह बात सीवी मैकफर्सन ने भी कही कि अपना विकास करने की शक्ति खत्म हो जाती है गरीब वर्ग की, क्योंकि अमीर वर्ग उनसे उनका परिवार भी छीन लेता है और अपने विकास में उसको भी झोंक देता है। तो ओवरऑल फैमिली का इम्पैक्ट सबसे अधिक होता है, और जो वैल्यूज किसी पर्सन के 6 साल तक बन गए, लगभग वह इंसान जिंदगी भर वैसा ही रहता है और चेंजेस कम ही आते हैं आगे इस व्यक्ति में। तो हमने अभी पढ़ा कि फैमिली का रोल किस एज में कितना रहता है, वैल्यूज इनकलकेशन में किस तरीके से फैमिली उसको डेवलप कराती है, कौन कौन से वैल्यूज और उसका इम्पैक्ट क्या रहता है किसी व्यक्ति पर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। में दो टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। पहला प्राथमिक या प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, जिसमें एक बच्चा लगभग 3 से 14 साल तक पढ़ता है। दूसरा सेकेंडरी या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें 15 साल से ऊपर के बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो वैल्यूज सिखाए जाते हैं वो है फाउंडेशनल वैल्यूज, जबकि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज डेवलप होते हैं, प्रोफेशन स्पेसिफिक, जैसे मेडिकल स्टडीज या बिजनेस एथिक्स और अदर स्किल्स। प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसके टीचर्स और पीयर ग्रुप का होता है, तभी पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर चाइल्ड्स फ्रेंड सर्कल। वहीं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पर्सन के सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, पीयर ग्रुप और टीचर्स का प्रभाव होता है। गौर करने वाली बात यह है कि क्या स्कूल्स हमेशा अच्छे वैल्यूज ही डेवलप करेंगे? तो आंसर है नो। इसमें भी अच्छे और बुरे दोनों मूल्य डेवलप हो सकते हैं। यह काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर स्कूल किसी स्पेसिफिक रिलीजन का है या उसकी कोई विचारधारा है, तो वहां के बच्चों में भी आमतौर पर वह रिफ्लेक्ट होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने पढ़ा कि एक समय के बाद व्यक्ति के वैल्यू सिस्टम में कोई बड़ा चेंज ला पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर बच्चे के मूल्य बदले?
तो इसका आंसर है यस। बट एक्सेप्शनल केसेस में कैसे? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानो एक व्यक्ति किसी ऐसे माहौल में रहा जो थोड़ा पिछड़ा है, उसकी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, उसके आसपास का समाज रूढ़िवाद से ग्रस्त है, जहां यदि कोई लड़की लड़के से बात भी कर ले तो यह बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। धर्म पर इतना जोर है कि वहां के लोगों ने केवल विश्वास ही नहीं, अंधविश्वास भी अपना रखा है। प्रॉपर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो करना, फिर चाहे वह सही हो या गलत, लेकिन वहां के समाज की स्वीकृति है और उसे फॉलो करने का दबाव भी। अगर ऐसा व्यक्ति अचानक से दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने आए, वो भी जेएनयू कॉलेज, तो कुछ टाइम बाद इस व्यक्ति में जो परिवर्तन आएगा वह होगा पैराडाइम शिफ्ट। उसे समझ आएगा कि वह काफी चीजें तो गलत फॉलो कर रहा था। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इम्पैक्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि जल्दी से वैल्यूज चेंज नहीं करते, लेकिन रेयर या एक्सेप्शनल केसेस में पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। नाउ मूविंग अहेड टू द रोल ऑफ सोसाइटी इन वैल्यूज इनकलकेशन। तो अगर टाइम की बात करें, कब सोसाइटी का इम्पैक्ट आता है? अगर स्कूल वगैरह हटा दे तो लगभग 6-7 साल का बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करने लगता है। किस रूप में? तो सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे रिलेटिव्स, नेबर्स, कम्युनिटी, मार्केट्स, फिल्म्स, टीवी, स्ट्रेंजर्स, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स, क्राउड, न्यूज़पेपर्स, मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वीडियो गेम्स। तो सभी रूपों में एक बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। तो आखिर सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसके वैल्यूज पर? तो यह डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। पहला तो कौन सा सोशल ग्रुप, किस ग्रुप का मेंबर है। अगर वो होमोजीनियस सोसाइटी का पार्ट है जहां लगभग एक जैसे लोगों से ही इंटरेक्शन हुआ है, डिफरेंट कल्चर या डाइवर्सिटी इतनी नहीं मिली, तो उसके वैल्यूज पैरोकियल होंगे। ऐसे बच्चे को आगे डिफरेंट सोसाइटी में ढलने में टाइम लगेगा। वहीं अगर कोई बच्चा हेटेरोजीनियस ग्रुप का पार्ट है जहां डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्शन है, तो ऐसे बच्चे के वैल्यूज भी फ्लेक्सिबल होंगे, जिसे शायद यूनिवर्सल वैल्यूज और कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे। ऐसा बच्चा आगे किसी भी सोसाइटी में चला जाए, उसको वहां ढलने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ही और शी नोज कि डिफरेंट लोगों के ओपिनियन या लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं। और दूसरा फैक्टर है क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। क्वांटिटी की बात करें, अगर इंटरेक्शन काफी कम है, बच्चा स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस इतना ही इंटरेक्ट करता है, या कोई भी पर्सन अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रूम में ही है, इतना दूसरे लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, तो ऐसे में सोसाइटी का इम्पैक्ट भी उसके ऊपर कम होगा। लेकिन वहीं अगर इंटरेक्शन ज्यादा है सोसाइटी के लोगों के साथ, तो इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। वहीं बात करें क्वालिटी की, जिस सोसाइटी का वह पार्ट है वह कैसी है। अगर कॉस्मोपॉलिटन सिटी जैसे मुंबई जैसे शहर में बच्चा है, तो जनरली वह प्रोग्रेसिव होगा। लेकिन वहीं अगर किसी स्मॉल टाउन में है जहां होमोजीनियस सोसाइटी है, रेडिकल लोग हैं, तो वह भी रिग्रेसिव वैल्यूज ही डेवलप करेगा। तो आई होप आपको यह सोसाइटी का रोल भी क्लियर है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किसी पर्सन के वैल्यूज इनकलकेशन में फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी कब, कैसे और कितना रोल प्ले करते हैं, और इनका उस व्यक्ति के वैल्यू डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्ट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर देना। कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।